नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा द वाइब्रेंट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीपति त्रिवेदी। स्वागत है आपका श्रीपति जी। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी मौजूद है। स्वागत नवल जी। धन्यवाद मनीष जी। और इसके साथ हमारे दो सहयोगी इंदिरा यादव और मसूद आलम ये हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आज का चर्चा का विषय है यूपी का चुनाव और हिंदू मुस्लिम की राजनीति। तो सबसे पहले चर्चा को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं नवल कांत सिन्हा जी के पास। नवल जी, यूपी में चुनाव का बिगुल बन चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से तन मन से लगी हुई है चुनाव के प्रचार प्रसार में, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे फोकस होने जा रहा है या इससे इतर भी कुछ चुनावी मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब से अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ तो उसके बाद से जो देश की राजनीति थी, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी, वहां पे एक हिंदू वोट उभर के आया। यानी जो पहले केवल सेकुलर राजनीति होती थी, उसके बाद हिंदू वोट उभर के आया। और आप देखेंगे कि जब भी हिंदू हिंदू बनकर के वोट करता है तो वो जातियों से हट के हिंदू बनकर सोचने लगता है और उसमें बीजेपी फायदा होता है। और जब भी वोटों का बंटवारा होता है, यानी हिंदू का जो मुद्दा कमजोर पड़ता है, तो हिंदू वोटर जातियों में कन्वर्ट होके वोट देता है। आपके लिए उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि जब यहाँ पे बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था और उसके बाद प्रदेश में कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति शासन के बाद जब चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह यादव और काशीराम मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गया जय श्री राम। ऐसा ही हुआ था और वो चुनाव जब पीक हुआ करता था आंदोलन का, उसमें उस चुनाव में बीजेपी हार जाती है और जाति की जीत होती। यानी कि जो MY फैक्टर जो सपा वाला था और इधर जो दलित वोट थे वो मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये चुनाव बीजेपी की लगातार कोशिश रहती थी हर चुनाव में कि उसको वो हिंदुत्व से जोड़े। ये पहली बार हो रहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने जिन्ना की जिस दिन से तारीफ की, उस दिन से शुरू हुआ ये हिंदुत्व के वोटों की चर्चा। और उसके बाद जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तो लगने लगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लौट के फिर हिंदुत्व की तरफ आएगी। तो ये खींचतान चल रही है, लेकिन पिकेट बहुत सारे हैं। यानी कि जो एक दलित वोटर है, एक पिछड़ों का वोटर है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का वोटर, इनको अलग अलग तरह से जोड़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की जब से नरेंद्र मोदी के उदय हुआ है, तब से एक प्रयोग हुआ कि हिंदुत्व की राजनीति हम करेंगे लेकिन जातियों को भी लेकर चलेंगे, और ये इसको सफलता मिलती रही है बीजेपी को लगातार। ये चुनाव बड़ा कांटे का होने जा रहा है। हाँ, ये जरूर साफ लग रहा है कि इस बार मायावती मुझको लगता है कि वो जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, लड़ने के लिए लड़ रही है। यानी पहला इलेक्शन होगा जिसमें मायावती सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है कि बस उनको चुनाव लड़ना है इसलिए लड़ रही है। लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सिमट रही है और दोनों के लिए फायदेमंद है। मुझको लगता है कि अंततः जो धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, चुनाव उस ओर जाएगा। जी बिल्कुल नवल जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। अब मैं चलता हूँ श्रीपति जी के पास। श्रीपति जी, जैसे आपने अभी नवल कांत जी को सुना जो ये बोल रहे हैं कि सपा या कांग्रेस दोनों ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो पूरा जो चुनाव है 2022 का विधानसभा चुनाव खासतौर यूपी में भाजपा और सपा के बीच सिमटा हुआ नजर आ रहा है। और जो जहां पे सबसे पहले चरण की शुरुआत होनी है पश्चिम यूपी, जो जहां पे जाट बेल्ट है, किसान बेल्ट है, मुस्लिम बाहुल बेल्ट है, तो सपा और जो उसके सहयोगी गठबंधन दल है उनकी एक मजबूत लैंड वो मानी जाती है वोट बैंक के लिहाज से। तो आपको क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी ने अभी पहले चरण की जो सूची जारी की है, अपने कैंडिडेट की जारी की है, उसमें जो कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं,
जैसे नाहिद हसन कैराना से है, जी जी। किठौर से शाहिद मंजूर है, लोनी से या बाकी और 4-5 सीटें जो कंट्रोवर्शियल सीटें हैं, जिसको लेकर के उनके सहयोगी दल रालोद ने भी आपत्ति जताई है। तो क्या आपको लगता है कि सपा ने ऐसे चेहरों को जानबूझ करके टिकट दिया है कि चुनाव में फायदा हो, जिनके ऊपर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने या मुजफ्फरनगर दंगों का आरोप रहा है? आप क्या किस नजरिए से इसको देखते हैं? देखिए मनीष जी, नवल जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार यूपी का चुनाव जो है वो खास तौर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की अभी तक के ओपिनियन पोल्स आए हैं, एग्जिट सॉरी ओपिनियन पोल्स रहे हैं, उसको देख के कुल मिला के यही लग रहा है कि पूरा पूरा चुनाव जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही लड़ा जाएगा। और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों ही लोग अपना अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपने जो सवाल उठाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के टिकटों को लेकर, समाजवादी पार्टी ने जाहिर सी बात है कुछ ऐसे टिकट दिए हैं जिनको लेकर बहुत ही ज्यादा आपत्तियां उठाई जा रही हैं कि ये लोग जो हैं वो दंगा भड़काने में शामिल रहे हैं। तो उसको लेकर जो लोगों का मन है वो तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के परिणाम जब आएंगे तभी मालूम चल पाएगा कि उनका क्या सोचना था। लेकिन कुल मिलाकर इसका नतीजा जो है वो समाजवादी पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा, दूसरे बीजेपी को इसका फायदा ही मिलेगा कुल मिलाकर। जी जी अब हम चलते हैं मसूद आलम जी के पास। मसूद, आप एक ऐसे वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम वर्ग से, जो ये माना जाता है कि सपा का प्रभाव जिनके ऊपर ज्यादा रहता है या वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा नजदीकी उनकी रहती है। तो ये क्या आम मुसलमान की भी ये राय है कि वो चुनाव में मुद्दे कोई भी हो वो पार्टी अपनी एक ही रखेंगे, या वो विकास के मुद्दे या दूसरे मुद्दों पर वोट करने जाएंगे? क्या आपको लगता है? देखिए, होता क्या है दरअसल, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं धर्म को लेके, उसके बाद धर्म हटा दिया जाए तो जाति को लेकर के इंसान वोट देने जाता है। असल मुद्दे क्या है, ये हमारे नेता भी बहुत चालाकी से हटा देते हैं और हम तक भी बहुत कम तरीके से पहुंच पाते हैं। आम आदमी, आम जनता जो है उसको धर्म या जाति के बेसिस पे ना देख करके उसको इस बात पे वोट डालना चाहिए कि पिछली सरकार अगर थी तो क्या काम हुआ था और इस सरकार में क्या काम हुआ है। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं या व्यक्तिगत बात ना करके मैं अपने से जुड़े लोगों की बात करूं जो समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हैं, या ये यूं कह लीजिए कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन लेकर के आगे जाएंगे, उनका भी यही मानना है। क्योंकि दरअसल होता क्या है कि एक वोट बैंक सबका होता है और कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के ज्यादा कब्जे में है। वो एक प्रक्रिया बहुत समय से चलती आ रही है। हालांकि बीजेपी का वोट बैंक भी अलग है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्यादातर जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो बीजेपी का समर्थन ना करके समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है, बहुत लंबा विषय है वो। लेकिन असल मुद्दों पर जो वोट डलना चाहिए, असल मुद्दों पर जो राजनीति होनी चाहिए, वो मुद्दे बहुत ही चालाकी से हमारे राजनेताओं के द्वारा ही हटा दिए जाते हैं और ये देखकर के लोग जाति और धर्म पर ही अंत में वोट डालने जाते हैं। जी अब मैं चलूंगा इंदिरा के पास। इंदिरा, जैसा आप जानती हैं कि इस बार महिला सशक्तिकरण का मुद्दा इस चुनाव में बहुत जोर शोर से चर्चा में है। कांग्रेस पार्टी ने तो घोषणा करी थी कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। उन्होंने इस अपने घोषणा को पूरा भी किया है। पहली सूची जो उन्होंने जारी की उत्तर प्रदेश में चुनाव में, उसमें 40% टिकट उन्होंने महिलाओं को दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? जिन प्रत्याशियों को उन्होंने टिकट दिए हैं, क्या वो विनिंग कैंडिडेट है, या सिर्फ संख्या बल पूरा करने के लिए, घोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा करने के लिए, केवल दिखावे के तौर पे उन्होंने टिकट दिए हैं? इंदिरा सर, जैसा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस से 40% महिलाओं को टिकट दिया है, उसको देख के ऐसा लगता है कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण आगे आकर चुनाव लड़ रही है और अपने मुद्दों को जनता के सामने रख रही है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि प्रदेश में महिलाओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ती जा रही है और महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का हक है।
वो अपने जिन मुद्दों की बात जो सरकार वादे करती है वो नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर महिला एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसे कांग्रेस ने अपना हथियार बना लिया है, जिसके चलते उन्होंने महिलाओं को 40% टिकट दिया है पहली सूची में। जी कांग्रेस को इससे थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर मिलेगा। जी, नवल जी आपकी क्या राय है, महिलाओं को जो कांग्रेस ने 40% टिकट दिए हैं उससे कितना प्रभाव पड़ेगा राजनीति में आने वाले वक्त में? नवल जी। देखिए मनीष जी, जो प्रियंका गांधी ने या कांग्रेस कह लीजिए कि उन्होंने जो रणनीति अपनाई है, जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि पिछले चुनाव में मात्र 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है और पाने के लिए यानी कि अपना बेस बनाने के लिए काफी कुछ है। तो ये एक अवसर की तरह कांग्रेस ने इसको लिया और जो महिलाओं की बात पूरे देश में हमेशा से होती रही, बल्कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया में महिलाओं की बात होती रही, तो हक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में आज तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं हुई है। तो ये जो महिलाओं की हक की बात हो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर कुछ बहुत सी सीटों में अगर उनको महिलाओं के वोट मिलते हैं तो उनका एक वोट शेयर जो है बढ़ेगा। हालांकि मुझको लगता नहीं कि सीटें मिलेंगी और जिस तरह से विरोध होना शुरू हुआ या उनके एक दल की नेत्री छोड़ के बीजेपी चली गई, जो इन्होंने पोस्टर गर्ल बनाया था उसको टिकट नहीं दिया, तो तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि प्रियंका गांधी के लिए भी कहा जा रहा है कि वो खुद महिला है तो वो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लड़ती है। तो कांग्रेस हाशिए पे है, लेकिन इस बहाने एक काम जरूर हुआ है कि हर पार्टी अब मुखर होकर कहने लग रही है कि वो महिलाओं के लिए काम करेगी। और आप देखिएगा जितने भी अभी सबके जब घोषणा पत्र आएंगे तो आपको लगेगा कि महिलाओं के लिए सभी लोग कुछ ना कुछ करने की बात कर रहे हैं। इस रणनीति पे काम हो रहा है मनीष जी। जी, बात तो हो रही है महिलाओं को टिकट देने की, अगर वो जीत के आती भी है तो क्या वो उनको उतना अधिकार मिलता है? जैसे प्रधान का कोई चुनाव अगर कोई महिला जीतती है उसका पति प्रधानपति कहलाता है, सारी सुख सुविधाएं सारे ऐश प्रधान को जो पद के नाते मिलते हैं वो उसके पति अवेल करता है। ऐसे ही विधायक बनने के बाद या कोई भी जनप्रतिनिधि बनने के बाद खास तौर से अगर महिला है तो उसके पति या उसके घर वाले पुरुष जो भी भाई सास ससुर पति जो भी पुरुष वर्ग है वो उसका लाभ उठाता दिखता है। तो क्या ये मैं मानूं कि इससे भी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा या ये केवल खाना पूर्ति होकर रह जाएगी? देखिए मनीष जी, आपने सही मुद्दा उठाया कि प्रधानपति एक शब्द बन गया है, पार्षद पति एक शब्द बन गया है और इस तरह के तमाम जब से आरक्षण उन चुनावों में हुआ और महिलाओं को लड़वाना है, महिला सीट हो गई तो लड़वाना मजबूरी था, तो कोई अपनी बहन को, कोई अपनी पत्नी को, कोई अपनी माँ को चुनाव लड़ाता है, उनको लाता है। लेकिन हाँ, मैं ये अगर ये जो जिस तरह का आरक्षण होता है, मैं कम से कम ये मानता हूँ कि ऐसे में होने में उनको हक तो नहीं मिलता क्योंकि काम तो पति ही करता रहता है, लेकिन उनको घर से निकलने का मौका मिल जाता है। और अगर ये क्रम लगातार चलता रहा तो महिलाएं धीमे धीमे आगे निकलेंगी, आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल आज की जो राजनीति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे वही हो रहा है जो आज तक उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से हो रहा है, यानी कि माफिया भी चुनाव लड़ रहे हैं या महिलाओं को भी वो जगह नहीं दी गई है। जितने भी लोग सीटें घोषित कर रहे हैं वो जाति और धर्म के समीकरण पे घोषित कर रहे हैं। और जैसा श्रीपति जी कह रहे थे कि ये लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में सिमटी है, निश्चित रूप से ये लड़ाई यहाँ पे सिमटी है। और जो मुस्लिम वोटों की चर्चा हो रही थी, जो ये कहा जा रहा है कि वो सपा के संग रहेगा, इसके बीच में असदुद्दीन ओवैसी भी आए हैं जो कि एक युवा वर्ग माना जाता है जिसमें वो पॉपुलर नेता है, लेकिन उनको वोट बहुत कम मिलेगा, वो वोट सपाई को जाएगा। क्योंकि जो मुस्लिम ट्रेंड है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, तो वोट देने का वो इस आधार पे है कि कौन सा दल बीजेपी को हरा रहा है। तो आज की डेट में बीजेपी को हराने वाला दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। इसलिए ये मान के जितने भी विश्लेषण आ रहे हैं, जितने भी विशेषज्ञ बोल रहे हैं, जितने भी पोल आ रहे हैं, वो सब बता रहे हैं कि ज्यादातर मुस्लिम इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं।
जी, श्रीपति जी के पास चलते हैं। श्रीपति जी, पिछले कुछ दिनों में यूपी में जैसा देखा गया, राजनीतिक दलों में एक अजीब सी भगदड़ मची हुई है। कोई सपा छोड़ करके बसपा ज्वाइन कर रहा है, बसपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ रहा है, या भाजपा छोड़ करके सपा में जा रहा है। तो ये जो भगदड़ है, बड़ी भगदड़ अभी पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में देखने को मिली। कई मंत्री और विधायक छोड़ करके, भाजपा का दामन छोड़ करके सपा के पाले में खड़े हो गए जा करके। ऐसे ही इमरान मसूद, उनके साथ सहारनपुर के एक और विधायक, वो कांग्रेस छोड़ करके सपा के साथ आके खड़े हो गए। तो जो ये भगदड़ मची है राजनीतिक दलों में, इसका फायदा आपको कैसे, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? वो फायदा किसको होता नजर आ रहा है? मनीष जी, देखिए, जाहिर सी बात है, चुनाव आते समय, चुनाव के समय दल बदलना कोई नई बात नहीं है। ये एक वर्षों पुरानी परंपरा रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जो लोग जिस पार्टी में जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों का ही नाम लें, या दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी का नाम लें, तो जो ये लोग पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी में, जाहिर सी बात है, जब ये किसी एक पार्टी में पहुंचे हैं तो उस पार्टी में कुछ लोगों के लिए ये एक तरदर्द साबित होंगे। तो वो एक पार्टी में पहुंचने के साथ ही इनका विरोध भी वहां पे शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर वहां गए हैं तो केवल वोट बैंक लेकर ही गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर दूसरी जगह गए हैं तो एक निश्चित वर्ग का वोट को नुकसान भी पहुंचाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी का ही एक धड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही नुकसान साबित होगा। और ये एक बहुत जेन्युइन सी चीज है, और ये हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए भगदड़ जो है, ये तो एक साधारण सी बात है। इसको मैं, आप तमाम नेता इसको मानते हैं कि इससे, क्योंकि जातीय समीकरण को देखने के बाद ही तमाम चीजें आजकल तय की जाती हैं, उसी के मद्देनजर लोगों को पार्टियों में लिया जाता है, पार्टी से बाहर निकाला जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो मैं बता रहा हूं आपको, कि अगर केवल पार्टी यही मानती है कि उसके लिए फायदे का ही सौदा होगा, तो ऐसा नहीं है। उस पार्टी में जाने के बाद उस पार्टी के अंदर के लोग उनके लिए खिलाफत भी करेंगे। जी, मसूद के पास चलते हैं। मसूद, जैसा आप जानते हो, वेस्टर्न यूपी में खास तौर से एकदम दो पाले खींचे हुए हिंदू मुस्लिम को लेकर के। एक तरफ लोनी के विधायक हैं, जो अभी उनका 2-3 दिन पहले एक ताजा बयान आया कि ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। एक तरफ भाजपा का ये चेहरा, ये कट्टरपंथी सोच। दूसरी तरफ कैराना से नाहिद हुसैन, जिन्होंने वीडियो जारी करके कैराना के दंगों के बाद, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक बयान जारी किया था कि जाटों के दुकानों से या हिंदुओं के दुकानों से कोई सामान ना खरीदे। तो ये जो दोनों तरफ की कट्टर सोच है, ये चुनाव में कितना प्रभावित करती है वोटरों को? किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, जहां तक मैं समझ पाता हूं और जो मुझे अभी तक समझ में आया है, ये जो बयानबाजी है या ये जो कट्टरपंथी सोच है, कहीं ना कहीं ये किसी की विचारधारा को सामने रखती है और उस वर्ग के आदमी को अपनी तरफ खींचने के लिए इस विचारधारा का इस्तेमाल किया जाता है, और उनका वोट हासिल करने के लिए, उनको अपने तबके में लेने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। मेरे हिसाब से अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहां पर ज्यादा दबदबा ना तो किसी मुसलमान का है ना किसी हिंदू का है। हालांकि वहां से जो निकल करके आता है आखिरी में ये वही निश्चय होगा कि इस वर्ग का आदमी किसको ज्यादा वोट बैंक दिला रहा है और कौन वहां पर ज्यादा वोट हासिल कर रहा है। ये जो बयानबाजी है, जो नारे हैं, ये सिर्फ इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है ताकि वहां पर जो दबदबा जिसका है, जो वहां की आम जनता है, उनको उन तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि अगर कट्टरपंथी सोच है, वो तो जाहिर सी बात है, खुल के हर पार्टी अपनी अपनी कट्टरपंथी सोच खुल करके सामने रखती है, लेकिन वहां के वर्ग के लोगों को उस कट्टरपंथी की तरफ लाना और उसके बाद वोट हासिल करना, सीधा सीधा इसका लक्ष्य यही होता है। आने वाले समय में भी यही देखना होगा कि कौन सी कट्टरपंथी सोच किसके ऊपर हावी होती है। हालांकि अभी अभी जो इंडिया है, अभी की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, पलड़ा किसी की तरफ ज्यादा भारी नहीं लग रहा है। लेकिन बीजेपी आने वाले टाइम में अपना कौन सा जादुई छड़ी चला दे और किस तरीके की कौन सी प्रक्रिया ज्यादा अंजाम दे दे, वो तो वक्त ही बताएगा। नवल जी, इसी मुद्दे पे आपकी भी राय चाहूंगा कि नाहिद हसन या लोनी के भाजपा विधायक, ये दोनों तरफ जो कट्टर सोच है, ये कितनी खतरनाक है
देश के लिए, आपकी राय? देखिए, जो कट्टरवादी सोच है ये केवल देश के लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत घातक है। और ये जो ट्रेंड है बहुत नुकसानदेह है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये आज की सच्चाई है और ये बजाय घटने के बढ़ती चली जा रही है। ये चुनाव एक तरह से इसका भी निर्णय करेगा कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका फायदा ज्यादा महत्वपूर्ण है पॉलिटिशियंस के लिए, और अगर वो रिजल्ट देती है तो आने वाले समय में ये राजनीति का ट्रेंड बदल सकता है। लेकिन अभी तक जितने भी राजनीतिक दल है जिस तरह से टिकट घोषित कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो साफ लग रहा है कि ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में से जो वेलफेयर स्कीम जो बीजेपी ने खासतौर से केंद्र सरकार की या वो मुख्यमंत्री के जरिए चलाई जा रही थी, जिसमें राशन देना या शौचालय बनवाना या उनको घर देना या उनको कैश पैसा देना कोरोना काल में, वो एक वोट बैंक बीजेपी मान के चलती है कि हमने एक नया वोट बैंक खड़ा कर रखा है और उसी के भरोसे वो चुनाव लड़ रही है। अगर ये वोट बैंक रिजल्ट देता है, यानी इस बार बीजेपी की जीत होती है, तो ये एस्टेब्लिश होगा कि ये एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। और जितने भी दल है, कांग्रेस भी ये प्रयोग पहले कर चुकी है। जो यूपीए 2 बनी थी वो मनरेगा के चलते बनी थी, और उसके बाद यही प्रयोग जो है बीजेपी करती रही है। आप देख रहे होंगे कि सभी दल को लग रहा है कि ये वोट बैंक बन सकता है, लेकिन ये संकट भी हो सकता है आने वाले समय में कि जिस तरह से केजरीवाल सब जगह मुफ्त की बात कर रहे हैं, इसी तरह सभी दल करने लगे। यहाँ समाजवादी पार्टी भी ऐसी बात कर रही है। तो अगर मुफ्त की राजनीति इस बहाने शुरू हो गई तो हम एक दलदल से निकलेंगे और एक खाई में गिर जाएंगे। जी, अच्छा, जैसे अभी इन्होंने सपा ने दूसरे दलों से आए हुए नेताओं का अपने दल में स्वागत किया, उसमें नाहिद हसन एक चेहरा थे, उनको सबसे पहली लिस्ट में उनका नाम, इमरान मसूद एक कट्टरपंथी सोच वाला चेहरा सहारनपुर से, जो कांग्रेस छोड़ करके सपा में आए। समाजवादी पार्टी का जो अपना जो एक विचारधारा है, उसने उस विचारधारा के साथ रालोद को अपने साथ शामिल किया। पश्चिम यूपी में रालोद के साथ गठबंधन किया है। रालोद नहीं चाहता था, या रालोद के मुखिया जयंत चौधरी नहीं चाहते थे कि नाहिद हुसैन का टिकट हो। रालोद के मुखिया नहीं चाहते थे कि इमरान मसूद को सपा में शामिल किया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी सुझावों को दरकिनार करते हुए दोनों ही फैसले लिए, जो बाद में उनको पलटने पड़े। नाहिद हुसैन का टिकट बदल करके अब उनकी बहन इकरा को कैराना से टिकट दिया जा रहा है, और इमरान मसूद का पार्टी में ज्वाइन होने के बावजूद नकुल विधानसभा से उनको टिकट नहीं दिया गया। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कहीं हड़बड़ी में ये फैसला ले लिया, या उनसे ये चूक हुई? देखिए, कोई चूक नहीं हुई और पूरी रणनीति के संग राजनीतिक जो प्रयोग करते हैं और वही प्रयोग किया गया, उसी तरह से टिकट बांटे गए। जाहिर सी बात है कि खुद समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों को एक दूसरे की राजनीति सूट करती है। यानी जो बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति है वो समाजवादी पार्टी को सूट करती है, और समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिमों को तवज्जो दी जाती है वो बीजेपी को सूट करती है। और दोनों पार्टी इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसी के तहत वो टिकट घोषित हुए थे। रहा बात आरएलडी से समझौते का, तो आप पिछला समाजवादी पार्टी के पिछले 2 चुनाव देख लीजिए। एक से कांग्रेस समझौता किया था, उसमें नुकसान हुआ था, और दूसरे में बीएसपी से समझौता किया था, उसमें भी सपा को नुकसान हुआ था। मैंने अखिलेश यादव जी से ये सवाल भी किया था कि आप 2 बार इस तरह के प्रयोग कर चुके हैं और इस बार आरएलडी के संग आपने समझौता किया, कहीं इसका नुकसान तो नहीं होगा? तो उनका कहना था कि जो बल्ब का आविष्कार हुआ था तो पहली बार में तो सफल नहीं हुआ था, कई बार करने पे सफलता मिलती है, और मुझको लगता है कि इस बार सफल होगा। तो जाहिर सी बात इस उम्मीद के संग जुड़ रहे हैं। और एक प्रयोग अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी की राजनीति में नया कर रहे हैं, वो ये प्रयोग कर रहे हैं कि अब तक पिछड़ों में यादवों की पार्टी कहलाती थी समाजवादी पार्टी, लेकिन अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो योगी सरकार, इससे पहली सरकार जब उनकी थी, तब जो सरकार बनी थी उसमें पिछड़ों के दूसरे वर्गों ने भी इनको वोट किया था। और अब उस दायरे से, यानी जो यादव वाला दायरा है, उससे समाजवादी पार्टी निकलना चाहती है। और अखिलेश यादव विभिन्न दलों के लोगों को जिस तरह जुटा रहे, भी स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र श्रीपति जी कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने सक्षम नहीं है कि सब वोट, कोई भी नेता सक्षम नहीं होता है
कि सब वोट अपने तरफ ले जा सके। और पिछले चुनाव को ले लिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इतने सक्षम होते तो उनके जीतने के समय उनका बेटा भी चुनाव जीता होता, उनका बेटा चुनाव हार गया था, तो वो अपनी जाति के वोट अपने बेटे को नहीं दिलवा सकते, तो सबको कैसे दिलवा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है प्रयोग हो रहे हैं, और प्रयोग इसलिए हो रहे हैं कि ज्यादा सीट बटोरी जाए, लेकिन विकास इसमें पिछड़ता चला जा रहा है। जी, श्रीपति जी के पास चलते हैं। श्रीपति जी, जैसा आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने फिजिकल रैली पे रोक लगा दी है, चुनावी रैली पे रोक लगा दी है। पहले ये रोक 15 जनवरी तक थी, अब 22 जनवरी तक लगा दी है। तो ऐसे में राजनीतिक दल अपने शक्ति का प्रदर्शन कैसे करेंगे? रैलियों के जरिए बसपा अपनी ताकत दिखाती थी कि जिसमें 2 लाख लोग इकट्ठा होते थे। समाजवादी पार्टी अभी जैसे अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर के निकले, उन्होंने अपनी उस यात्रा में भीड़ जुटा करके संदेश दिया कि यूपी की पब्लिक उनके साथ है। भाजपा भी यही संदेश देती है योगी जी और मोदी जी की रैली में। वो आसपास के मंडलों से भीड़ जुटा करके बसों के जरिए एक ग्राउंड में इकट्ठा करके 2, 4, 10 लाख 5 लाख भीड़, जिसको वो जो भी वो क्लेम करे कितने लाख लोग इकट्ठा हुए। तो ये जो एक शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया होती थी रैली, अब इस रैली पे रोक है, तो कैसे शक्ति प्रदर्शन करेंगे और ये कैसे अपने वोटरों तक अपनी बात पहुंचाएंगे? क्या आपको लगता है? मनीष जी, ये तो चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है कि समय काल और परिस्थितियों को देखते हुए वो फैसले ले। और इस बार महामारी के दौर में चुनाव आयोग का ये फैसला है कि रैलियों पर रोक लगाई जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने एक इसका जिसे कहते हैं कि इसके ऑल्टरनेट के तौर पर, विकल्प के तौर पर वर्चुअल रैली का सुझाव दिया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या छोटे राजनीतिक दल जैसे कि निषाद पार्टी है या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियां, बहुत छोटे छोटे पार्टियां जो हैं, जो वो उनके पास क्या इतना पैसा होगा, इतना संसाधन होंगे कि वो इस तरह की वर्चुअल रैलीज को कर सकें? तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी चीज ये कि चुनाव आयोग के इस फैसले से एक चीज तो बहुत साफ हो जाएगी कि जो भी नतीजे आएंगे वो अपने आप में लोगों के अपने दिल से आएंगे, क्योंकि नेता इतना प्रचार कर नहीं पाएंगे। यानी लोग जो अपने दिल में अपने बारे में जो धारणा बनाए बैठे हैं किसी भी पार्टी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी नेता के बारे में, तो वो उसके ऊपर खुल के वोट करेंगे। हाँ, ये बात जरूर सही है कि इस समय जो दौर चल रहा है कोरोना महामारी का, उसमें इस तरह की रैलियों पर खासतौर से रोक लगानी ही चाहिए, और वो चुनाव आयोग ने वैसा ही किया भी है। हाँ, इसका नुकसान जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जाहिर सी तौर पर छोटी पार्टियों को बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। इंदिरा जी, आपको क्या लगता है कि जो रैलियों पे रोक लगी है, वर्चुअल रैली के जरिए अब राजनीतिक दल वोटरों को लुभाएंगे, तो इस वर्चुअल रैली के जरिए क्या वो वोटरों के दिलों को छू पाएंगे, जैसा वो जनता के बीच जाकर के फिजिकल रैली करके वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे? क्या वो वर्चुअल रैली के जरिए वो अपनी बात कह पाएंगे? जी नहीं सर, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि वर्चुअल रैली के जरिए जनता तक उनकी बात पहुंच पाएगी। इसका बीजेपी या सपा जो भी पार्टी है जो रैलियां करना चाहती है। इंदिरा, आपकी आवाज गूंज ज्यादा रही है, अगर माइक आप पास कर लें। जी सर, जैसा कि वर्चुअल रैली और जनता के बीच जो रैली की जाती है, उसका जनता के बीच जो रैली होती है उसका फायदा पार्टियों को ज्यादा मिलता है, क्योंकि जनता वहां जाकर पार्टियों के जो अपनी उपलब्धियां गिनाती हैं उनको समझती हैं और सोचती हैं। वर्चुअल रैली में दूर दूर तक की कोई जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, जिसका फायदा मुझे नहीं लगता कि पार्टियों को मिलता होगा वर्चुअल रैली से। इसी मुद्दे पर मसूद जी, आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या वर्चुअल रैली के जरिए राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे, अपने वोटरों तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का फर्क होता है किसी से सामने से बात करना, किसी को अपनी बात समझाना, और वही बात एक वर्चुअल मोड पे समझाना, ऑनलाइन तरीके से समझाना, क्योंकि इन दो चीजों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इस पर रोक लगा दिया है कि आप फिजिकल तरीके से जाकर के रैलियां नहीं कर सकते, जो कि निर्णय सही भी है, क्योंकि बीते 24 घंटे में यूपी में 14,000 केस सामने आए हैं। इसको देखते हुए ये निर्णय बहुत ही सही था, लेकिन इससे उस तरीके से असर नहीं पड़ सकता जैसा कि फिजिकल रैलियों में सामने से रैलियां होती थी तब होता था। ऑनलाइन रैलियों में बहुत सारा ऐसा तबका है उत्तर प्रदेश का जो अभी भी ऑनलाइन रैलियों का मतलब नहीं समझ पाता है, और उन तक के वो चीज पहुंचती भी नहीं है।
बहुत कम तबका है जो इस चीज में भाग ले पाता है, और वो चीज जो नेता लोग समझाना चाहते हैं वो अपने ऑडियंस को समझा पाते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से उनकी खुद की जो ऑडियंस है, उनका खुद का जो एक वर्ग है वो कम हो जाता है बतौर फिजिकल रैलियों के। तो हालांकि जाहिर सी बात है, नुकसान सभी पार्टियों का है, ऐसा नहीं है कि किसी ए और किसी बी का नुकसान है। अगर रोक लगी है तो वो सभी का नुकसान है, और देखने वाली बात यही है कि कौन सी पार्टी किस तरीके से अपने वोटरों को लुभा सकती है और किस हद तक के कितने बड़े ऑडियंस तक के जा सकती है। जी, चर्चा को खत्म करने से पहले एक बार नवल जी के पास चलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। नवल जी, वर्चुअल रैली के जरिए क्या राजनीतिक दल अपनी बात वोटरों तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि एक बड़े राजनीतिक दल के मुखिया कह रहे हैं कि वर्चुअल रैली का मतलब उनको मालूम ही नहीं था। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? देखिए मनीष जी, हम सब प्रोफेशनल है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग जरिए से जुड़े हुए, कोरोना की वजह से हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह बैठे हुए। लेकिन आप बेहतर समझते हैं कि हम आप अगर एक स्टूडियो में बैठे होते हैं तो आप शायद मुझसे और बेहतर तरीके से सवाल पूछाते हम सबसे, और हम और बेहतर तरीके से जवाब दे पाते। हम उस प्रदेश में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं कि जहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे केवल फोन को अटेंड करने के लिए लोगों को पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, या कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फोन की कॉल तक नहीं रिसीव हो पाती है। तो इंटरनेट उपलब्ध होना, ये आप समझ सकते हैं कितना टिपिकल है। और जिस देश में अशिक्षा हो वहां आप कैसे सोच सकते हैं कि ज्यादातर लोग फेसबुक में या गूगल पे उपलब्ध होंगे। तो एक सबसे बड़ा संकट वो है। लेकिन एक व्यक्तिगत राय मेरी सबसे अलग ये भी है कि विधानसभा, उसके नीचे के जितने चुनाव है उसमें तो रैलियों का और प्रदर्शनों पे रोक ही होनी चाहिए, ताकि कम से कम जो छोटे छोटे इलाके होते हैं विधानसभा क्षेत्र के, एक एक गांव या एक एक मोहल्ले, कम से कम विधायक चक्कर तो लगा ले, वहां के लोगों से वोट तो मांग ले। हाँ, निश्चित रूप से वर्चुअल रैली में जो खर्चे की बात अभी श्रीपति जी कर रहे थे वो भी एक मुद्दा है। लेकिन आपको बता दूं, छोटे छोटे दल जैसे ओम प्रकाश राजभर का दल है, उसको आप अगर ट्विटर पे खोलेंगे तो वो जबरदस्त एक्टिव, उनके तमाम कार्यकर्ता वहां पे एक्टिव है। लेकिन ट्विटर पे तो पब्लिक ही नहीं है, ट्विटर पे तो पत्रकार है या नेता है या ब्यूरोक्रेट्स है या जो आंदोलनकारी इस तरह के लोग हैं जो वो ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है फेसबुक एक मंच है जहां पे लोगों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन वो बहुत टिपिकल है, सब लोग उसमें एक्टिव नहीं है। सब तक पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण है, और सब तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा जो साधन है वो आज भी डोर टू डोर कैंपेनिंग है। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए मुझको लगता है चुनाव आयोग को एक निर्धारण करना चाहिए कि डोर टू डोर कैंपेनिंग करने में कितने लोग को लेकर जाए, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं किया। अब इसी का फायदा अखिलेश यादव ने भी उठाया, उन्होंने कहा कि हमको तो पता नहीं वर्चुअल रैली क्या होती है, हम तो सोचे थे कुछ लोग के सामने बैठा के बोलना है। इसी तरह अभिषेक मिश्रा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो डोर टू डोर के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाल दी। तो ये समझाना पड़ेगा, स्पष्ट आदेश देने पड़ेंगे चुनाव आयोग को, वरना आप जानते हैं कि राजनेता कितने होशियार होते हैं और कितने तीन तिगड़म से रास्ते निकालते रहते हैं। जी श्रीपति जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, नहीं, नवल जी ने वो बातें रखी है सामने। मैं भी ये कह रहा था कि वर्चुअल के साथ साथ चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव सामने ये रखा था कि आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं, तो उसका नेताओं को फायदा मिलेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी गाइडलाइंस नहीं दी है अभी तक इसके बारे में। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि 5 लोगों को ले जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन का कितना फायदा मिलेगा ये तो समय ही बताएगा। 10 मार्च को ही पता चलाएगा कि डोर टू डोर कैंपेन ने फायदा किया, वर्चुअल रैली ने फायदा किया, या फिर रैली ना होना, फिजिकल रैली ना होना पाने का नुकसान हुआ। जी जी जी, आप सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सार्थक बहस पे चर्चा के लिए आप सब जुड़े, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे द वाइब्रेंट न्यूज आप सबके लिए इस तरह की चर्चा लेकर के आता रहेगा। कल नए मुद्दों के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।